तो देखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम देख रहे थे और इसके अंदर हम कंसिडर करने वाले दो लेयर्स लिक्विड के अंदर। ये पूरा एक लिक्विड का सरफेस है जिसके अंदर हम दो लेयर्स कंसिडर कर रहे हैं, पी एंड क्यू। पी लेयर इज एट अ डिस्टेंस एक्स अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ओके, जो लिक्विड का बॉटम रहेगा उससे एक एक्स डिस्टेंस ऊपर पी लेयर रहेगा और एक्स प्लस डी एक्स डिस्टेंस क्यू लेयर रहेगा। ओके, और इस क्यू लेयर का वेलोसिटी v प्लस डी वी रहेगा और इस p लेयर का वेलोसिटी v रहेगा। इज इट ओके? तो ये v और v प्लस डी वी ऐसा ये बीट रहेगा। ओके, और इसके ऊपर ड्रैगिंग फोर्स जो रहेगा, विस्कोस फोर्स, वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है, तो ऐसा ये बीट रहेगा। ओके, तो अभी इस सभी जो डायमेंशन है लिक्विड के, जैसे मैंने आपको बोला था कि लिक्विड का अपर लेयर ज्यादा स्पीड से मूव करता है एज कम्पेयर टू लोअर लेयर, इस वजह से लोअर लेयर का स्पीड v बताया हमने, और अपर लेयर जो उसका बहुत ही कम डिस्टेंस पर जो लेयर रहने वाला है, dx डिस्टेंस ऊपर जो क्यू लेयर रहेगा, उसका वेलोसिटी v प्लस dv हम स्लाइटली ज्यादा इंक्रीज करने वाले हैं। ओके, तो अब देखिएगा, सपोज लिक्विड ठीक है, रिपीट करता हूं, मैं इस स्टेटमेंट में पूरा बताने वाला हूं कि क्या है क्या नहीं। एक बार लिख लो इसे। सपोज ए लिक्विड इज फ्लोइंग स्टेडीली, suppose a liquid is flowing steadily in the form of parallel layers on a fixed horizontal surface. On a fixed horizontal surface, consider two layers P and Q at a distances x and x plus dx from the solid surface. From the solid surface and moving with the velocities moving with the velocity v and v plus d। मतलब क्या क्या कंसीडर किया हमने, देखिएगा एक स्टेडी फ्लो करने वाला लिक्विड हमने कंसीडर किया है, जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। ये नीचे वाला सॉलिड सरफेस रहेगा जो फिक्स है, तो इस फिक्स सरफेस के ऊपर लिक्विड फ्लो कर रहा है। ये लिक्विड के दो लेयर है, पी और क्यू। ओके, पी लेयर का डिस्टेंस है लिक्विड के, मतलब सॉलिड सरफेस से एक्स डिस्टेंस ऊपर है, और क्यू लेयर जो रहेगा एक्स प्लस डी एक्स डिस्टेंस ऊपर रहेगा। ऊपर के लेयर का स्पीड रहेगा v प्लस डी वी, और उससे नीचे का जो रहेगा p लेयर, उसका स्पीड रहेगा v। ओके, और ड्रैगिंग फोर्स इसको अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने वाला है। बस इतना ही मैंने बताया है। तो अभी यहाँ पर एक क्वांटिटी है जो हमें डिफाइन करना है। देन dv बाई डी एक्स, ये जो फैक्टर रहेगा इसे वेलोसिटी ग्रेडियंट कहा जाता है। ओके, सो dv बाई डी एक्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस, is the rate of change of velocity with distance। और इसी को कहा जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हम इसे कहने वाले हैं। ओके, तो देखिएगा, अब ये जो विस्कोस फोर्स रहेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है एरिया ऑफ द लेयर का जो एरिया रहेगा। ओके, एरिया ऑफ लेयर इन कांटेक्ट। तो जितना प्रोपोर्शन में ये एरिया रहेगा, जितने प्रोपोर्शन में दो लेयर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में रहने वाले, ये वो अपर लेयर का एरिया ए था, लोअर लेयर का भी एरिया ए था,
तो जितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा होगा उतना ही विस्कोस फोर्स भी ज्यादा होता है। ओके, तो एरिया ए रहेगा, एरिया ए से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, आल्सो इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। डीवी बाई डी एक्स इस फैक्टर को भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो दोनों प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम एक साथ लिखते हैं, विस्कोस फोर्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डीवी बाई डी एक्स। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम निकाल दें तो फिर इसे हमें माइनस ईटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो एफ इज इक्वल टू माइनस ईटा ए इंटू डीवी बाय डी एक्स रहेगा। इज इट ओके? तो ऐसा ही बीटा आने वाला है। सो ये फाइनल आंसर रहेगा। इज इट ओके? तो इसी वे से हम विस्कोस फोर्स निकालते हैं। इज इट ओके? वेलोसिटी का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इस कारण ये माइनस साइन यहाँ पर है। माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा? विस्कोस फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड अगर सामने की डायरेक्शन में जाता है तो विस्कोस फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने वाला है। तो इसी यन को कहा जाता है, मतलब ये जो ईटा रहेगा इसी को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, वेयर ईटा इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का बताओ मुझे फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला डेफिनेटली आपको नजर आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज इक्वल टू एफ बाय ए इंटू डीवी बाय डी एक्स। तो फटाफट मुझे इसका एसआई यूनिट और डायमेंशन बताओ। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी एंड आल्सो इट्स डायमेंशन? सबसे पहले एसआई यूनिट बताओ सभी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी? न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, राइट आंसर है। ओके, ये ऐसा यूनिट रहेगा, राइट है। क्यों? देखिएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट जो रहेगा ना, डीवी मतलब डीवी बाई डी एक्स है, तो वेलोसिटी का आपको पता है मीटर पर सेकेंड रहेगा। इज इट ओके? वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है, और उसको अगर हम डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो फिर मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। ये जो डीवी बाई डी एक्स है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका यूनिट सिर्फ 1/सेकंड रहने वाला है, और वो नीचे वाला सेकंड ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा फोर्स के साथ। सो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो रहेगा इसका ऐसा यूनिट क्या रहने वाला है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसका ऐसा यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर रहने वाला है, और इसी को हम अनदर नेम से भी इंडिकेट करते हैं। ओके, जो रहेगा डेका पॉइज इसे कहा जाता है। पॉइज उसका सीजीएस यूनिट है और उसमें रिलेशन 10 का है, इस वजह से इसे डेका पॉइज कहा जाता है। अलग अलग नेम है इसके जो मैं यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ। ओके, याद रखिएगा ये जो ऐसा यूनिट है, ओके, ऐसा यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऐसा यूनिट ईटा का ऐसा यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज ईटा, ये जो रहेगा ये न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है। ओके, तो ये ऐसा यूनिट रहेगा, और इसी को हम लिख सकते हैं बेसिक फॉर्म ऑफ यूनिट में, दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये केजी मीटर पर सेकेंड भी है, इसी वजह से इसका डायमेंशन क्या आने वाला है फिर? m1 l रेज टू -1 एंड t रेज टू -1। इज इट ओके? m1 l रेज टू -1 t रेज टू -1, ये रहेगा डायमेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन ये। बहुत सारे कांस्टेंट आपको पता है हमारे फिजिक्स में आते हैं, तो जैसे वैसे ही ये कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, और इसे मतलब अनदर एक नाम दिया जाता है, ये जो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है ना ऐसा यूनिट इसका, तो इसी को हम अनदर नाम दे देते हैं। ओके, वन इसको कहा जाता है डेका पॉइज, अच्छे से लिख लो, डेका पॉइज और पॉइजूली, ये दोनों भी इसके ऐसा यूनिट है। पॉइजूलीज लॉ होता है, उसी लॉ में ये भी डिफाइन कर सकते हैं हम, इस वजह से इसे नाम दिया जाता है डेका पॉइज और पॉइजूली। ओके, इसका सीजीएस यूनिट क्या रहेगा बताओ बच्चों? सीजीएस यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। डायमेंशन में बहुत ज्यादा बार हमारा जो टॉपिक था ना, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, तो उसमें इसका डायमेंशन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, याद रखिएगा इसे, इसी वजह से हम इतना डिटेल में ले रहे हैं इसे। इसका सीजीएस यूनिट क्या रहेगा बताओ?
जैसे इसका ऐसे यूनिट आपने बताया, वैसे इसका सीजीएस यूनिट रहेगा। सीजीएस यूनिट डेफिनेटली डाइन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो टेल मी इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या रहेगा? इसके ऐसा यूनिट को सीजीएस यूनिट में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं हम? डेकापॉइज, और इसी ये जो है ना यूनिट, इसी को हम नाम दे देते हैं पॉइज। सिर्फ पॉइज लिखा तो ये सीजीएस यूनिट है, और डेकापॉइज लिखा तो वो ऐसा यूनिट रहेगा। इज इट ओके? तो बताओ इसमें कन्वर्जन फैक्टर क्या रहेगा? मैं अगर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो कन्वर्जन फैक्टर कितना आएगा बताओ? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को मुझे कन्वर्ट करना है डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो न्यूटन का डाइन करते हो आपको पता है 10⁵ होता है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन इंटू सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर की जगह 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो फिर ये 10⁴ ऊपर जाके माइनस होगा, फाइनल आंसर आएगा 10 इंटू डाइन सेकेंड डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये डाइन सेकेंड डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब ही क्या है हमारा? पॉइज है। तो पॉइज को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमें डेका पॉइज मिल जाता है, क्योंकि ये न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर मतलब ही क्या है? डेका पॉइज। तो डेका पॉइज क्यों कहा जाता है समझ में आ रहा है? 10 मतलब डेका, इस वर्ड से हम इंडिकेट करते हैं ग्रीक लेटर्स में। तो इस वजह से डेका पॉइज मतलब ही क्या रहेगा हमारा? ऐसा यूनिट रहेगा। समझ में आ रहा है फर्क? बहुत अच्छे से देखना, डेकापॉइज ये ऐसा यूनिट है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ओके, और 1 डेकापॉइज इज इक्वल टू क्या होगा? 10 इंटू पॉइज रहेगा। पॉइज ये क्या है? सीजीएस यूनिट है। इज इट ओके? तो ये सभी यूनिट्स का एनालॉजी अच्छे से याद रखना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। इज इट ओके? इतने यूनिट्स में ये पूछा जा सकता है। और डेकापॉइज को ही हम पॉइजुलिज कह सकते हैं। ओके, अनदर नेम रहेगा इसका। ठीक है, तो सभी यूनिट और उनके कन्वर्जन समझ में आ गए। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से रिलेटेड ये बीट था। ओके, समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है, तो ऐसा ही बीट रहेगा। इसके बाद ये पॉइजुलिज जो नेम था ना, ऐसा यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को, तो इसी से रिलेटेड एक लॉ है जो एक साइंटिस्ट ने बताया, इसी वजह से उसको हम नाम दे देते हैं। तो लिखिएगा पॉइजुलिज फॉर्मूला। पॉइजुलिज फॉर्मूला क्या रहेगा? अब देखिएगा, इसका स्टेटमेंट क्या रहेगा? लिखिएगा द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग स्टोक्स लॉ अलग है, पॉइजुलिज लॉ ये अलग है। पॉइज मतलब द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, flowing out per second, the volume of a liquid flowing out per second through a horizontal capillary tube of length L radius R under a pressure difference P under a pressure difference P applied across its end
इज गिवन बाय, तो इसे हम कैसे गिवन कर सकते हैं देखिएगा, क्यू मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड रहेगा, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम डीवी बाई डी टी, आपको पता होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड से हम इसे इंडिकेट करते हैं। तो वी बाई टी मतलब भी वेलोसिटी अपॉन टाइम है ये, सॉरी वॉल्यूम अपॉन टाइम है, वॉल्यूम क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम डीवी बाई डी टी, ये वी मतलब कैपिटल है, मतलब ये वॉल्यूम रहेगा, तो वॉल्यूम अपॉन टाइम डीवी बाई डी टी, ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कहते हैं हम इसे। तो ये पॉइजोलिस फॉर्मूला है, पाई इंटू पी इंटू आर रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 8 इंटू ईटा इंटू यल रहेगा। यल मतलब लेंथ है, आपको पता है, ओके। यल इज द लेंथ एंड आर इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब आपको पता है एक स्मॉल बोर रहने वाला जो टेस्ट ट्यूब होता है ना, उसी को कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है, जिसके अंदर से लिक्विड एक तो राइज होता है या फिर फॉल होता है, तो ऐसे ट्यूब को कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है। कैपिलरी ट्यूब पर बड़ा सा सेक्शन हमें स्टडी करना है सरफेस टेंशन के अंदर, लेकिन फिलहाल ये लॉ आ गया जिसमें कैपिलरी ट्यूब का नाम था, इस वजह से ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ओके। तो ये लॉ रहेगा, इसे पॉइजोलिस फॉर्मूला कहा जाता है। एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि पॉइजोलिस फॉर्मूला क्या है, इस वजह से ये मैंने बताया, लिख लेना। पाई मतलब कांस्टेंट है, पी मतलब प्रेशर का डिफरेंस है, ओके। ये कब रहेगा, कैसे रहेगा, ये हम एट द टाइम ऑफ कैपिलरी ट्यूब स्टडी करेंगे, ओके, कि एग्जैक्टली प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालें, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी लेते हैं हम टॉपिक खत्म होने के बाद। आर मतलब रेडियस रहेगा, एन मतलब आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रहेगा, इज इट ओके। तो ऐसा ये पूरा लॉ रहेगा, इज इट ओके, ठीक है। तो ऐसा ये लॉ रहेगा। अभी इससे रिलेटेड और भी कुछ लॉज हैं जो हमें स्टडी करना है। नेक्स्ट लॉ देखिएगा आप, इसी विस्कोसिटी से रिलेटेड रहेगा, जिसका नाम है स्टोक्स लॉ, ओके। तो इसे मैं रफ करता हूँ, हुआ है सभी का लिखकर, सभी लॉज एक के बाद एक लिख लो, इनके ऊपर एक साथ हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये कंप्लीट हुआ है सभी का लिखकर, ओके, ठीक है। गिव द नेक्स्ट रीडिंग, दैट इज स्टोक्स लॉ। साइंटिस्ट स्टोक्स ने बताया हुआ ये लॉ है। कोई भी आप देखिएगा, एक अगर लिक्विड का फ्लो रहा और इस लिक्विड के फ्लो से स्फेरिकल चीज कोई अगर मूव करता है, जैसे स्फेरिकल बॉल है, किसी भी चीज से बना हो सकता है ये बॉल, तो ये बॉल अगर इस लिक्विड के अंदर मूव करना चाहता है ना, तो इसके ऊपर कितना विस्कोस फोर्स एक्ट होगा, इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है ये हमें साइंटिस्ट स्टोक्स ने दिया है, इसी को स्टोक्स लॉ कहा जाता है, ओके। मतलब ये बॉल अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लिक्विड के अंदर मूव कर रहा है ना, ओके, स्फेरिकल बॉल, तो स्फेरिकल बॉल के लिए ये एप्लीकेबल लॉ है, ओके। दूसरे कंडीशन के या फिर दूसरे शेप के बॉल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ओके। तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, इसका स्टेटमेंट क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द बैकवर्ड viscous force the backward viscous force acting on a small spherical body of radius r moving with a uniform velocity moving with a uniform velocity v through fluid of viscosity eta is given by, तो ये क्या रहेगा फिर देखिएगा, इसका लॉ 6 पाई एन आर वी, बस इतना ये फॉर्मूला रहेगा, इसी को स्टोक्स लॉ कहा जाता है, ओके। इसको हम
मतलब अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम ये कांस्टेंट यहाँ पर हमें मिल जाता है, ये कांस्टेंट है 6 पाई इस इक्वेशन का। ये जो विस्कोस फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को। दिस विस्कोस फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉल, ओके। और जो स्पीड रहेगा उस लिक्विड के फ्लो का तो वो v रहेगा, ओके। वेलोसिटी ऑफ v ऑफ द बॉडी मतलब वो मेटल के स्पीयर का स्पीड रहेगा, ओके। ये स्पीयर कितने स्पीड से वाटर के अंदर मूव कर रहा है ना, तो उतना स्पीड ये v रहेगा, इज इट ओके। तो ऐसा ये पूरा बिट रहेगा जिससे हम इजीली मतलब विस्कोस फोर्स निकाल सकते हैं। तो विस्कोस फोर्स अगर कोई भी स्पेरिकल बॉडी मूव करता है लिक्विड के अंदर तो एट दैट टाइम इतना वहां पर फॉर्मूले से हम फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। इज इट ओके? कुछ दिक्कत अब किसी को आ रहा है समझ में? तो इतना ही स्टोक्स लॉ रहेगा। स्पेरिकल बॉडी अगर लिक्विड के अंदर से मूव करता है तो फिर एट दैट टाइम ये बिट रहेगा। इज इट ओके? अब आगे भी और एक लॉ है जिस मतलब एक वेलोसिटी का फॉर्मूला है जिसे कहा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। थोड़ा एक बड़ा फॉर्मूला होता है ये और इसी के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टोक्स लॉ पर भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, लेकिन एक जनरल लेवल तक आते हैं। ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट लॉ जो रहेगा ये नेक्स्ट वाला रहेगा, ओके। लिखिएगा आप टर्मिनल वेलोसिटी। नेक्स्ट बिट, okay, give the next heading. Terminal velocity, okay. When a body flows through a viscous fluid, it produces a relative motion between its different layers. As a result, the body experiences a viscous force which tends to retard its motion. As the velocity of the body increases, viscous force also increases. A stage is reached when velocity of the body becomes just equal to the sum of its upthrust and viscous force, and there is no net force acts on the body and it becomes to move with a constant velocity, okay। तो देखिएगा आप मतलब एक कंडीशन हमें लेना है। जैसे उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे ये जो मतलब ये स्पीयर रहेगा ना, ये जैसे जैसे अपना स्पीड इंक्रीज करेगा उसको अपोजिंग फोर्स जो रहेगा वो भी बढ़ने वाला है, जिसको हम विस्कोस फोर्स कहते हैं। तो विस्कोस फोर्स नीचे के डायरेक्शन में एक्ट होता है। 2 मिनट के लिए रिजोल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया, इस वजह से लिक्विड के फ्लो को मैं हटा देता हूँ। ये मतलब लिक्विड रहेगा यहाँ पर ऐसे, ये फ्लो कर रहा है और इसके अंदर एक बॉडी ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके। और इसका जो वेट रहेगा आपको पता है ये नीचे के डायरेक्शन में रहेगा W, ओके। वेलोसिटी अगर इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है मतलब ये ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में अगर जा रहा है ये बॉडी जिसका वेट W है, तो फिर ऊपर के डायरेक्शन में आपको पता है 2 फोर्स एक्ट होने वाले हैं। पहला फोर्स रहेगा विस्कोस फोर्स और दूसरा रहेगा मतलब मोशन उसका नीचे के डायरेक्शन में वेट की तरफ है, इस वजह से विस्कोस फोर्स ऊपर रहेगा और अनदर एक फोर्स उसके ऊपर एक्ट होने वाला है जो रहेगा बायोंड फोर्स। इज इट ओके? अब थ्रस्ट कहेंगे हम। तो अब थ्रस्ट और विस्कोस फोर्स एक ही डायरेक्शन में रहते हैं और जो वेट रहेगा उसका वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो हम इक्विलिब्रियम केस कंसीडर कर रहे हैं जिस केस में ऊपर का और नीचे का दोनों भी कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस करने वाले हैं। तो फिर एट दैट टाइम देखिएगा मतलब इसका हम किस वे से इन इक्विलिब्रियम कंडीशन अभी देखिएगा यहाँ पर है ना, हमें अलग अलग वे से ये डेरिवेशन मतलब फॉर्मूले लगने वाले हैं। तो ये जो लिक्विड रहेगा ना इसका डेंसिटी हम सिग्मा लेते हैं आपको जैसे मैंने बोला था, और ये जो बॉडी होता है इसका डेंसिटी हम रो लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों भी डेंसिटीज हमें लगने वाले हैं, लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा और उस बॉडी का डेंसिटी रो, ओके। तो अब एक एक करके बताओ मुझे तीनों भी फोर्स के वैल्यूज बताओ। विस्कोस फोर्स एफ का फॉर्मूला क्या रहेगा बताओ। ये बॉडी स्पेरिकल कंडीशन में है तो विस्कोस फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा बोलो बच्चों जल्दी से। एक एक करके तीनों भी फोर्स के मुझे आपको वैल्यूज बताना है, ओके। तो सबसे पहले बताओ इन इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब जो विस्कोस फोर्स रहेगा या जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसे हम कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे। विस्कोस फोर्स 6 पाई एन आर वी राइट आंसर है, ओके। 6 पाई इंटू एन इंटू आर इंटू वी, एन मतलब ये ईटा रहेगा, इज इट ओके। तो जो अभी मैंने बताया था स्टोक्स लॉ से तो वही ये विस्कोस फोर्स एफ रहेगा। तो इतना समझ में आ गया। आर मतलब उस स्फीयर का रेडियस रहेगा, वी मतलब उसका वेलोसिटी रहेगा, ओके।
ये वॉल्यूम नहीं है, ये वेलोसिटी रहेगा। ओके, और फिर देखिएगा एन मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो ये हो गया। अभी ये एफ हो गया। अभी यू मतलब क्या है, हम यू मतलब क्या कंसीडर कर रहे हैं इसका, बायोन फोर्स। तो बताओ किसी भी बॉडी पर बायोन फोर्स कितना एक्ट होता है। ये बॉडी फुल्ली इमर्स्ड है इस वाटर के अंदर, तो बताओ इसके ऊपर बायोन फोर्स कितना एक्ट होगा। हाउ वी कैन फाइंड बायोन फोर्स ऑन दिस बॉडी। नहीं, बायोन फोर्स एम नहीं रहेगा, उसका वेट रहेगा एम। उस बॉडी का वेट एम रहने वाला है, वो बाद में देखेंगे हम। पहले बायोन फोर्स यू के बारे में बताओ। वी इंटू सिग्मा इंटू जी, राइट आंसर है वी इन और भी करेक्ट रहेगा। वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड इंटू सिग्मा, सिग्मा मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड रहेगा, और जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इज इट ओके। तो उस बॉडी का जो वॉल्यूम रहेगा वो कैसा रहेगा देखिएगा। वो बॉडी जो है ना, वो स्पेरिकल केस में है, तो स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है, अभी ये पूछने की बात नहीं है, इस वजह से मैं ही बता देता हूँ। 4/3 पाई आर क्यूब। इज इट ओके। तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी, तो ये इतना उसके ऊपर बायोन फोर्स एक्ट होने वाला है। दिस इज द बायोन फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन। आल्सो दिस इज द विस्कोस फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओनली द फोर्स विच इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इट्स वेट। उस बॉडी का वेट रहेगा, दैट इज एम जी। अब बताओ इस एम को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, बताओ। इस एम को मुझे रिप्लेस करना है डेंसिटी के फॉर्म में, तो क्या रहेगा बताओ। एम को मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूं। रो इंटू वी करेक्ट आंसर है, क्योंकि अभी रो मतलब डेंसिटी उस स्फीयर का, इस वजह से उस स्फीयर के मास को अगर हमें रिप्लेस करना है तो रो इंटू वी से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रो इंटू वी इंटू जी, ये रहेगा उसका वेट। और यहाँ पर भी हम अनदर वी की जगह वही फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। इज इट ओके। तो ये रहेगा। तो अभी आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम केस में आपको पता है टोटल अपवर्ड फोर्स बैलेंस करता है टोटल डाउनवर्ड फोर्स के साथ। तो क्या हम कह सकते हैं U प्लस एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू। इज इट ओके। तो फिर लिखिएगा, सभी वैल्यूज आप पुट कर देना है और इसे सॉल्व करते करते जाना है। फाइनल आंसर हमें V का मिल जाएगा, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, तो U का वैल्यू रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी प्लस 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी। बस इतना ये पूरा बीट रहेगा। और इसमें से हमें क्या करना है, अब ये देखिएगा, ये 4/3 पाई आर क्यूब और ये 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन आउट कर सकते हैं हम। इस वजह से ये सिग्मा इंटू जी उधर चला जाएगा। ओके, और यहाँ पर यही टर्म रखना है आपको, 6 पाई एन आर वी। ओके, तो फिर इस साइड से हम अगर 4/3 पाई आर क्यूब को अगर हम कॉमन आउट करते हैं ना, तो आपको पता होगा यहाँ पर रो माइनस सिग्मा आएगा। इज इट ओके। तो रो माइनस सिग्मा आने वाला है, ओके, इंटू जी रहेगा। इज इट ओके। तो इतना ये बीट रहने वाला है। अभी कुछ कैंसिल होगा क्या, नहीं, एक कैंसिल हो सकता है आर, ये आर और ये आर क्यूब का एक आर कैंसिल होगा, यहाँ पर आर स्क्वायर बन जाएगा। और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं, ये 6 नीचे चला जाएगा, 6 पाए 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 भी कैंसिल हो सकता है। ओके, पाए और पाए कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब v को सिर्फ यहाँ पर रखना है हमें, टर्मिनल वेलोसिटी v। तो v इज इक्वल टू क्या रहेगा, आप देखिएगा, ये 6 नीचे चला गया तो 18 हो जाएगा वो। इज इट ओके। तो 4/18 मतलब ये हम लिख सकते हैं 2/9, तो फ्रैक्शन रहेगा 2/9। ओके, और फिर देखिएगा पाई चला गया है, आर स्क्वायर बचा है आर क्यूब की जगह, तो आर स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर सिग्मा माइनस सॉरी रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाय ईटा रहेगा। इज इट ओके। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला रहेगा। आई होप आपको सभी पैरामीटर क्लियर इस फॉर्मूले के। v मींस टर्मिनल वेलोसिटी, ओके, आर स्क्वायर मतलब रेडियस रहेगा उस बॉडी का, जो बॉडी फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है। रो और सिग्मा डेंसिटीज है, बॉडी का डेंसिटी रो है और उस लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा है। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। इज इट ओके। तो इसी को कहा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। इस क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशन थोड़े इसमें ज्यादा होते हैं क्योंकि फॉर्मूला बड़ा है, इस वजह से। बाकी कुछ मतलब इतना हार्ड नहीं है इसमें। ओके, तो इस वजह से स्टोक्स लॉ भी हमारा खत्म हो गया, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ये भी हमने खत्म कर दिया। अभी एक बीटे जो बचा हुआ था, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो हमारे स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो होते हैं ना, तो उन फ्लोज को डिफाइन करने के लिए एक नंबर होता है जिसे रेनॉल्ड्स नंबर कहा जाता है। ये एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है जो हमें बताता है कि फ्लो कब स्ट्रीमलाइन रहेगा और कब टर्बुलेंट हो जाएगा। ओके, तो
तो इस फॉर्मूले में मतलब इस रेनॉल्ड्स नंबर के फॉर्मूले में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था, तो इस वजह से हमें पहले कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफाइन करना पड़ा और उसी वजह से फिर हमें ये सब जो लॉज है वो बताने पड़े उसके साथ ही। ओके, तो अब लिखिएगा, करो इसे रफ। डेरिवेशन किया ये आपने, समझ में आ गया कैसे हमने मतलब एक कंडीशन हमने कंसीडर किया, जैसे जैसे स्पीड उस बॉडी का बढ़ने वाला है लिक्विड के अंदर, वैसे वैसे उसके ऊपर ड्रैग फोर्स जो रहेगा, विस्कोस फोर्स, वो भी बढ़ने वाला है। तो एक लिमिट पर क्या हो जाएगा, उसका वेट और उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाला फोर्स जो रहेगा वो बैलेंस होगा। यू मतलब बायोन फोर्स है, बायोन फोर्स और विस्कोस फोर्स एक ही डायरेक्शन में रहेंगे और उसका वेट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो इस वजह से अगर ये बॉडी मूव करता है लिक्विड के अंदर, ओके, इसका मोशन नीचे के डायरेक्शन में रहेगा, तो फिर एट दैट टाइम इस वे से हम डेरिवेशन कर सकते हैं। तीनों के भी फॉर्मूलेज हमने अलग अलग वे से डिफाइन किए थे, सिर्फ यहाँ पर एक दूसरे में मर्ज किए और फाइनल आंसर निकाला है। इज इट ओके? कैन आई रब दिस? क्या मैं इसे रब कर सकता हूं? ओके, ठीक है, तो मैं इसे रब करता हूं। अब गिव द नेक्स्ट रीडिंग, रेनॉल्ड्स नंबर। तो लिखिएगा, रेनॉल्ड्स नंबर, इट इज द डायमेंशनलेस पैरामीटर parameter whose value decides the nature of flow. Nature of flow of a liquid through a pipe is given by, तो ये रहेगा रेनॉल्ड्स नंबर आर ई इज इक्वल टू रो इंटू वी इंटू डी रहेगा डिवाइडेड बाय ईटा। अब सब पैरामीटर अच्छे से लिखिएगा। रो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड रहेगा, आर ई मतलब रेनॉल्ड्स नंबर है, ओके। इसके बाद वी मतलब वेलोसिटी ऑफ लिक्विड रहेगा, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। उसके बाद डी मतलब डायमीटर ऑफ द पाइप रहेगा, और क्या बचा है अब, ईटा मतलब आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो 12th के स्टूडेंट बताओ मुझे, ये रेनॉल्ड्स नंबर जो रहेगा इसका कितना वैल्यू रहने के बाद फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है? आपको ये बीट पढ़ा चुके हैं हम 12th स्टैंडर्ड में, 12th में आपको ये बीट है। बताओ रेनॉल्ड्स नंबर क्या क्या इंडिकेट करेगा, कब कब कौन सा फ्लो रहेगा? जो लिक्विड का फ्लो मैंने बताया था, स्टेडी फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, तो कब स्टेडी रहेगा, कब टर्बुलेंट रहेगा, इसका कैलकुलेशन बताओ। लेस देन 1000, लेस देन 1000 नहीं है, सोचो थोड़ा। लेस देन 1000 नहीं है। ये जो आर ई रहेगा, ये सभी वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं ना अलग अलग लिक्विड्स के लिए प्रैक्टिकल वैल्यूज, तो हमें पता चल जाता है, नहीं 1100 भी नहीं है। आर ई मतलब रेनॉल्ड्स नंबर है, इसका वैल्यू अगर लेस देन 2000 रहा ना, ओके, ये सिर्फ रेनॉल्ड्स नंबर को एक नंबर रहेगा, इसको कोई भी यूनिट या फिर कोई भी डायमेंशन नहीं रहेगा, याद रखना। आर इज जस्ट नंबर विच इंडिकेट्स नेचर ऑफ फ्लो। तो अगर इसका वैल्यू 0 और 2000 के बीच में रहा ना, तो फ्लो स्टेडी रहेगा, ओके। 2000 या फिर 3000 के बीच में रहा ना आर ई का नंबर, ओके, तो फिर हम कह नहीं सकते कि आइदर फ्लो में बी टर्बुलेंट और फ्लो में बी स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है और टर्बुलेंट भी हो सकता है। लेकिन ग्रेटर देन 3000 अगर रहा ना, तो फिर हम पक्का बता सकते हैं कि लिक्विड फ्लो इज टर्बुलेंट, ओके। मतलब आर ई का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 3000 रहा,
तो फिर हम पक्का बता सकते हैं कि ये फ्लो कैसा रहेगा, टर्बुलेंट रहेगा। इज इट ओके? मतलब 0 से लेकर 2000 के बीच में वैल्यू रहा तो फ्लो स्टेडी है। 2000 और 3000 के बीच में बता नहीं सकते, मे बी स्टेडी और मे बी टर्बुलेंट। ओके, फिक्स नहीं बता सकते हैं। और ग्रेटर देन 3000 रहा तो ये पक्का टर्बुलेंट रहेगा। इज इट ओके? तो ऐसे ये बिट रहेगा रेनॉल्ड्स नंबर का, याद रखिएगा इसे। ओके, ठीक है। कुछ दिक्कत अब किसी को समझ में आ गया ये बिट? तो इस वजह से ये इसका फिजिकल मतलब फॉर्मूला रहेगा रेनॉल्ड्स नंबर निकालने का। ओके, तो इसके ऊपर भी आपको डायमेंशन वाइज भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो याद रखिएगा ये। ओके, तो अब देखिएगा लास्ट एक बीट बचा इस टॉपिक का, लेकिन अभी टाइम मीटिंग का खत्म हुआ है, तो फिर से रिलॉग इन कीजिएगा। लास्ट एक बीट है सिर्फ, उस बीट के लिए फिर से दोबारा कल लेने के लिए टॉपिक मतलब नहीं चलने वाला है। इस वजह से एक लास्ट बीट खत्म करते हैं और उसके बाद फिर कल इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर लेकर टॉपिक को हम एंड करते हैं। इज इट ओके? तो टॉपिक पूरा हमारा खत्म हुआ है, कल के लेक्चर में पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, और मतलब क्वेश्चन आंसर के साथ। और करी हम प्रोबेबली आधे से ज्यादा मतलब एक लेक्चर तो भी हमारा सफिशिएंटली सरफेस टेंशन पर रहेगा। इज इट ओके? तो फिर से रिलॉग इन कीजिएगा 5 मिनट के लिए।